हमने द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 6 पार्ट्स को बारी बारी से रीड किया। ये वीडियो थोड़ी सी उन चीजों को समराइज करने वाली है। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चीजों को लिखते रहें। आपको जब भी समय मिले और कोई आपको पॉइंट लगता है, इस वीडियो के बिना भी अगर आपको कोई पॉइंट लगता है तो अपनी नोटबुक में उसे लिख लेना चाहिए और उसके ऊपर एक रिसर्च करनी चाहिए। आपके टीचर्स अवेलेबल होते हैं और अब फोन का असिस्टेंस भी घर पे होता है, तो कहीं ना कहीं हमें इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि हमारी नॉलेज ही हमें जिताएगी लाइफ में। चलिए शुरू करते हैं। 18वीं सदी का जो फ्रांस था ना, वो एक चमकती हुई तस्वीर जैसा था, लेकिन सिर्फ ये ऊपरी तौर पर ही था। समृद्ध जो था वो ऊपरी तौर पर था, लेकिन अंदर से बिल्कुल सड़ चुका था। राजा लुईस जो 16 था 1774 में सत्ता में आया, लेकिन सत्ता सिर्फ ताज में थी, समझदारी उसमें बिल्कुल भी नहीं थी। फ्रांस में समाज 3 हिस्सों में बटा था, ये हम सभी जानते हैं। सबसे पहले जो पहला स्टेट था उसमें चर्च आता था, चर्च के लोग आते थे, पुरोहित लोग आते थे, और वो जनसंख्या में बहुत थोड़ा सा था। और छोटा सा होने के बावजूद जनसंख्या में सबसे ज्यादा अगर प्रिविलेज अगर किसी को मिला हुआ था तो इसी ग्रुप को मिला हुआ था। दूसरा स्टेट आप जानते हैं, नोबल्स, कुलीन लोग थे। ये क्लर्जी से थोड़े से ज्यादा थे और इन्हें भी विशेष अधिकार मिले हुए थे। और तीसरा स्टेट था जिसमें कॉमन लोग थे, लगभग 98% जनता, जिसमें किसान थे, मजदूर थे, व्यापारी थे, मध्य वर्ग था। लेकिन यही जनता हर टैक्स देती थी और भूख से भी मरती थी। सारा बोझ स्टेट का इसी स्टेट के ऊपर आधारित था। 1786 तक फ्रांस पूरी तरह कर्ज में डूब चुका था। अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में आर्थिक मदद ने खजाना खाली कर दिया था। ऊपर से प्राकृतिक आपदाओं ने अन्न संकट ला दिया, और रोटी तो मतलब ये मान के चलो वो दुर्लभ हो गई। लुई 16 ने 1789 में स्टेट जनरल की एक बैठक बुलाई। पता है ना सरकार का काम क्या होता है? टैक्स बढ़ाना। 175 साल बाद ये पहली बार मीटिंग बुलाई गई, लेकिन फैसला एक बार फिर आम जनता के खिलाफ। आप सभी जानते हैं वोटिंग में थर्ड स्टेट के लोगों ने मांग रखी थी कि भाई हमें तो 1 पर्सन 1 वोट चाहिए। लुईस 16 ने वो बात नहीं मानी एंड उन्होंने वो बहिष्कार करके वो बाहर चले गए। और ये क्रांति की चिंगारी जैसा था, यहीं से क्रांति की वो चिंगारी भड़की। 14 जुलाई 1789 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है पूरी दुनिया के लिए। ये तारीख फ्रांस के इतिहास की नींव बन गई। भीड़ ने बास्टिल जेल जो थी उस पर हमला कर दिया। वो जेल जहां राजा अपने विरोधियों को बिना मुकदमे के कैद करता था, बिना मुकदमे के। यह किला तानाशाही का प्रतीक था। भीड़ ने किले को तोड़ दिया, हथियार लूट लिए और क्रांति की शुरुआत कर दी। 14 जुलाई आज भी फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद क्रांति की लहर गांव गांव पहुंच गई। किसानों ने जमींदारों के महलों को जला दिया, दस्तावेज फाड़ दिए जो उन्हें बंधुआ बनाते थे। 1791 में पहला फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन बना। राजा अब संवैधानिक राजा था, मतलब नाम का राजा। असली ताकत अब नेशनल असेंबली के पास थी। ये नेशनल असेंबली वही है, याद रखें, जो थर्ड स्टेट के लोग थे जो बाहर चले गए थे। लेकिन राजा और कुलीन वर्ग इससे खुश नहीं थे। उन्होंने यूरोप के अन्य राजाओं से मदद मांगी ताकि इस क्रांति को कुचला जा सके। इस बीच बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हुए और इन्हीं के बीच राजा और उसकी पत्नी रानी मैरी एंटोइनेट ने देश से भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़े गए और जनता का गुस्सा भड़क उठा। अब आया जैकोबिन क्लब का शासन। जैकोबिन क्लब और आतंक का शासन था 1792 से 1794 तक। सबसे कट्टर क्रांतिकारी नेता थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। एक कठोर लेकिन समर्पित व्यक्ति थे। 1792 में फ्रांस को गणराज्य घोषित किया गया, यानी रिपब्लिक घोषित किया गया, और राजा लुईस 16 को गिलोटिन से काटकर मार डाला गया। गिलोटिन पता है ना क्या होता था? गिलोटिन होता था, एक मशीन होती थी, 2 खंबे खड़े हुए होते थे, ब्लेड ऊपर से लगा हुआ होता था, और जिसको मारना होता था उसकी गर्दन रखी जाती थी और उधड़ से अलग कर दी जाती थी। और इसके बाद शुरू हुआ आतंक का दौर, जिसे आपकी किताब में रीन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है, और ये एग्जाम में के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दौर रहा 1793 से 1794 तक। हर वो व्यक्ति जो क्रांति से असहमत था उसे देशद्रोही कहकर मार डाला गया। सैकड़ों लोगों को गिलोटिन से मारा गया। रानी मैरी एंटोइनेट भी मारी गई। आखिरकार जनता को रोबेस्पियर की क्रूरता से घृणा हो गई और फिर 1794 में खुद उसे ही गिलोटिन दे दिया गया, यानी गिलोटिन पर चढ़ाकर उसकी भी जान ले ली गई। फिर आया निर्देशिका और अराजकता का दौर 1794 से 1799 के बीच में, जिसमें आप एक हेडिंग पढ़ेंगे डायरेक्टरी। इसके बाद बनी निर्देशिका यानी डायरेक्ट 5 लोगों की एक कार्यकारी समिति थी। लेकिन यह सरकार भी भ्रष्ट और कमजोर निकली। राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती गई, लोग फिर संकट में फंसे। यही वो दौर था जब एक सैनिक धीरे धीरे राजनीति में चढ़ रहा था, नेपोलियन बोनापार्ट।
नेपोलियन का उदय क्रांति से सम्राट तक का ये सफर रहेगा। 1799 से आगे की कहानी है। 1799 में नेपोलियन ने तख्ता पलटकर निर्देशिका को हटा दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। कुछ ही सालों में उसने खुद को सम्राट घोषित कर लिया और यह वर्ष था 1804। अब एक विरोधाभास बना। क्रांति ने राजा को हटाया था, लेकिन अंत में एक नया सम्राट पैदा हो गया। लेकिन नेपोलियन सिर्फ तानाशाह नहीं था, उसने नेपोलियनिक कोड लागू किया, एक नया न्यायिक कानून जो बाद में पूरे यूरोप में अपनाया गया। उसने शिक्षा, प्रशासन और बुनियादी ढांचे में सुधार किए। हालांकि 1815 में वोटरलू की लड़ाई में उसे हार मिली और क्रांति की विरासत लोकतंत्र की ओर बढ़ने लगी।